जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्विस एंट्री में और जो सिविल एंट्रीज़ होती है इनमें डिफरेंस क्या होती है। क्या उनकी एसएसबी डिफेंस एंट्री वालों के साथ होती है कि उनकी अलग से एसएसबी होती है। सारी जो डाउट्स हैं आपकी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्विस एंट्री में आपको दो चार ही ऐसी एंट्री हैं जो कि सर्विस एंट्री वालों के लिए एप्लीकेबल हैं। एक तो एंट्री है आपकी एसीसी एंट्री, जो सारे जानते हो आप, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एसईओ, एक आती है पीसीएसएल, ठीक है। और एक आती है आपकी एनटीआर एंट्री। एनटीआर होती है आपके एमसी वालों के लिए, ठीक है। और ये सारी एंट्री अपने आर्मी वालों के लिए है, ठीक है। अच्छा, ये एनटीआर एक अलग से है, एमसी वाले इसमें जा सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी एमसी वालों के लिए इसमें। और जो आपकी एफकेट होती है, अगर आप सर्विंग कैंडिडेट हो और आप एफकेट क्लियर करते हो, या फिर आप एयरमैन हो और आप एफकेट क्लियर करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस वाली एंट्री में आप अगर एयरमैन हो चाहे जो भी हो, सर्विस एंट्री में हो, आपकी जो एसएसबी होगी वो एफकेट वालों के साथ ही होगी। जो सिविल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ही ये कंडक्ट कराई जाती है। बट ये जो सारी एंट्रीज़ है ना, आपकी एसीसी हो गई, एससीओ हो गई, पीसीएसएल हो गई, एनटीआर हो गई, ये सारी की सारी एंट्री में जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो सारे के सारे डिफेंस वाले ही होते हैं, ठीक है। और उनकी जो एसएसबी होती है वो अलग से होती है, उनमें कोई भी सिविल एंट्री ऐड नहीं किया जाता है। अगर एसीसी एंट्री की एसएसबी चल रही है तो उसमें कोई भी एनडीए वाला या फिर आपके सीडीएस वाले या फिर एसएससी टेक, ठीक है, या टीजीएस या एनसीसी स्पेशल एंट्री, कोई भी यहाँ पे साथ आपके नहीं आता है। इसमें सारे के सारे एसीसी कैंडिडेट्स ही होते हैं इस एसएसबी के दौरान। अगर आप एसईओ के लिए जा रहे हो तो एसईओ के लिए भी सेम है, इसमें सारे ही आर्मी वाले होंगे, सारे के सारे फौजी होंगे, ठीक है। इसमें कोई और अलग से नहीं आता है। बट जो प्रोसीज्यूर है, जो भी एग्ज़ाम की पैटर्न्स हैं, जो भी एसएसबी का तरीका है, वो सारी सेम होती हैं, सभी के लिए सेम होती हैं। उसमें कुछ अलग से चीज़ें नहीं होती। हाँ, सर्विस एंट्री के लिए जो आपके पीपीएनडीटी आते हैं, जो आपके टैट आते हैं, वैट आती हैं, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो सिविल एंट्रीज़ के साथ सेम नहीं होती है, ठीक है। वो सिविल एंट्री जैसी नहीं होती, थोड़ी सी अलग उनके लिए बनाई जाती है। उसमें कुछ ज़्यादा, आप बहुत टाइम देखा होगा आपने, जो फ़ौजी पिक्चर्स होते हैं वो आपको फ़ौजी पिक्चर्स वहाँ दिखाए जाते हैं, बिकॉज आपकी उनको साइकोलॉजी ब्रिंग आउट करके बाहर लेके आनी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। और जो भी एंट्री, अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आप अप्लाई करके जा रहे हो तो आपकी जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है वो जितने भी एनसीसी सिविलियंस हैं उनके साथ होनी है। अगर आप सीडीएस क्लियर करते हो, अगर आप आर्मी में रहते हो, सीडीएस क्लियर करते हो और सीडीएस के लिए जाते हो, तो जो एग्ज़ाम्स होंगी वो सारे के सारे सिविलियंस के साथ होगी आपकी। वहाँ कोई अलग से फ़ौजी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है। बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम होती हैं, वहाँ पे आपको उनके साथ ही कंप्लीट करना पड़ेगा, सिविलियंस के साथ, ठीक है। बड़ी जो आपकी एसीसी एंट्री होगी, एसईओ एंट्री होगी, आपकी पीसीएसएल एंट्री होगी, इसमें सारे के सारे फ़ौजी मिलेंगे आपको, जिन्होंने उसके लिए अप्लाई किया सिर्फ वही मिलेंगे आपको। ना ही कोई एनडीए वाला मिलेगा, ना ही कोई सीडीएस वाला मिलेगा। सो अगर आपकी और कोई क्वारीज़ हो, आप और कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़, अगर किसी को एसएसबी रिगार्डिंग कोई क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कैप्सूल रन कराए जा रहे हैं और यहाँ सारे के सारे फ़ौजी ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस जो माहौल है, माहौल का हेल्प मिलेगा, आपको काफ़ी चीज़ें सूटेबल होंगी यहाँ क्लासेस के दौरान, ठीक है। और क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करी जाएंगी। अच्छा, चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, अभी हम प्रमोशंस वगैरह के बारे में बात करते हैं कि क्या प्रमोशन इक्विवेलेंट है। जो एनडीए का प्रमोशन है, जो सीडीएस का प्रमोशन है, क्या वो एसीसी वाले को सेम प्रमोशन मिलता है? ऐसा नहीं है कि सेम प्रमोशन नहीं मिलता। बट इसमें क्या होती है, आपको पता है, एज की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है आर्मी में, ठीक है। अगर आपकी एज कम है तो आप सूबेदार मेजर ईजिली बन जाओगे। जो बंदा 21 साल में भर्ती हुआ है और जो बंदा 17 साल में भर्ती हुआ है, इसमें सूबेदार मेजर बने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? मैं ओआर के रैंक से इसलिए आपको समझा रहा हूँ बिकॉज आप सारे सर्विंग हो, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ना कि आएगी पहले आपके एस कोर्स, जे कोर्स, जो भी कोर्स है आप उसमें पहले जाओगे, ठीक है। मतलब जाओगे तो आप साथ ही, बट आपके पास क्या है, आपके पास एज बची है। जो 17 साल में भर्ती है उसके पास क्या है, उसकी एज अभी बची हुई है, ठीक है। जो 21 साल में भर्ती है उसके पास एज कम है।
तो अपॉर्चुनिटी किसके लिए ज़्यादा है, 17 वाले के लिए ज़्यादा है। तो 17 वाला श्योर है कि SM बनेगा ही बनेगा। तो वैसे ही ACC एंट्री, NDA एंट्री का सीन है, ठीक है। अभी देखिए जो NDA एंट्री में बच्चे आते हैं, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, इसमें 19.5 उनकी लास्ट एज क्राइटेरिया मानी जाती है, ठीक है। आप 19.5 साल से अधिक होंगे तो आप नहीं आ सकते NDA में। अगर हम 4 साल की ट्रेनिंग इनमें ऐड करते हैं तो भी ये 23 या 24 तक हार्डली ये वहाँ से ऑफिसर बन के निकलते हैं, ठीक है। अभी आर्मी का क्या सीन है, आप जब तक ACC देने जाते हो आपकी एज मोरलेस एज, जो एवरेज एज है वो 22 से 24 साल होती है बंदों की, ठीक है। जो रिकमेंड हो रहे हैं, कोई 22-24 में रिकमेंड होता है, कोई 26 तक भी रिकमेंड होता है, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग 4 साल है उसके बाद। तो अगर आप 22 में भी 4 साल ऐड कर लो, 22 में भी आपने 4 साल ऐड कर लिया तो भी आपकी एज कितनी चली जाएगी, तब तक आप हो जाओगे 26 के। हाँ, इसमें कोई अगर एक्सेप्शंस है, 17 साल 17.5 में भर्ती हुआ, 2 साल के बाद 19.5 में ही सीधे उसने ACC का एग्ज़ाम दिया और क्लियर कर दिया, तो उसके लिए ज़्यादा हर्डल नहीं है, वो जाएगा उसी रैंक तक जाएगा जिस रैंक पे NDA वाले जाते हैं, बिकॉज रैंक स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आगे जाने पर जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ती है वैसे वैसे एज मायने आपकी करने लगती है, इसलिए जो ACC एंट्री होते हैं वो थोड़ा प्रमोशन के चांसेस उनके कम होते हैं, बट ये नहीं है। अब अगर आपके पास एज है, क्वालिफिकेशन है, तो श्योरली आप आगे तक जाओगे, आप भी कमांड कर सकते हो, आप भी आर्मी चीफ बन सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रही बात SCO और SL की, तो SCO और जो PCSL हैं उनका बहुत ज़्यादा हायर रैंक तक वो नहीं पहुंचते हैं, मैक्स टू मैक्स कर्नल जाते हैं वो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स कर्नल, और ये PCSL लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर TS कर्नल, ठीक है। तो ये है आपके जो क्वारीज़ थी इसके रिगार्डिंग कि कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। बट ACC एंट्री क्या है, ACC एंट्री एक फ्रेश एंट्री है। आपको जो आर्मी नंबर प्रोवाइड होता है वो आपको IC नंबर से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि NDA और CDS वालों को भी IC नंबर ही दिया जाता है। और जितने भी आपको हायर रैंक पे दिखते हैं इंडियन आर्मी में, सारे के सारे NDA या फिर CDS एंट्री होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो BTEC एंट्री है उसमें BTEC वालों की भी ऑलरेडी एज 23 साल या 24 साल हो जाती है, ठीक है। 23-24 के बाद रिकमेंड होके आते हैं, 1 साल की उनकी ट्रेनिंग, 11 महीने की, तो वो भी 25-25 के हो ही जाते हैं मोरलेस, ठीक है। तो इसमें यही है बेनिफिट कि अगर ACC एंट्री आपने कम उम्र में क्वालिफाई कर रखी है तो आप श्योरली हायर रैंक तक जाओगे। अगर आप लेट हो, डिले हो, 25 या 26 साल में रिकमेंड हो रहे हो तो आपकी ऑलरेडी एज 29-30 तक हो जाएगी। 31 साल में लेफ्टिनेंट बनते हो आप, यहाँ पे अगर आप 30 साल में लेफ्टिनेंट बनते हो या 28 साल में बनते हो, तो जो लेफ्टिनेंट बन के आ रहा है 23 साल में या 22 साल में, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा आगे जाएगा आपसे, ठीक है। उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है आपसे तो वो ज़्यादा आगे जाता है, ठीक है। तो यही जो है ये बेसिक डिफरेंस है, और ये आप फौजी आदमी आराम से समझ सकता है इस चीज़ को, बिकॉज वो ऑलरेडी सर्व कर रहा है, उसको चीज़ें दिखाई देती हैं कि एज का कितना ज़्यादा मैटर करता है। एक दिन की भी सीनियरिटी मैटर करती है, अगर एक दिन का भी सीनियर है वो आपसे तो मैटर करता है वो, तो 1 डे की सीनियरिटी मैटर करती है। तो यहाँ तो सालों का गैप हो रहा है कमीशन के बीच में, तो इसके वजह से थोड़े से चांसेस कम होते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे ना जा पाएँ वो। सो यही था डिफरेंस सिविल एंट्री और सर्विस एंट्री के बीच में। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।